अब नाउ मेरे बेटा, पीछे ना आपको केस स्टडी दी हुई है यार। उन केस स्टडी को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तो राइट नाउ मेन ध्यान इस चीज़ पे है यार कि कैसे आप क्वेश्चन बेसिकली अटैम्प्ट मतलब कैसे लिख कर आओगे, ये नहीं सिखा रहा हूँ। बेसिकली क्या आंसर है अभी इस पे ज़्यादा फोकस है। जब हमारी फेस टू फेस क्लास होगी तो बहुत सारी केस स्टडी लिखेंगे, तो आपको लिखना आ जाएगा केस स्टडी लिखते कैसे हैं। और जो मेरे आपके सीए फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो बहुत पहले भी किया हुआ है ये सब चीज़ें कि कैसे केस स्टडी को लिखते हैं। डन। तो पहला क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ विल अ कॉपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बी वेरीफाइड। तो ये तो पूरा आंसर लिख कर आ जाओगे। अगर प्रॉपर्टी आपका सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो ये लोग वेरीफाई कर, मतलब ये तो पूरा एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। तो इस वाले टॉपिक को ना इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। क्वेश्चन है हाउ विल अ कॉपी, साफ साफ लिखा हुआ है हाउ विल अ कॉपी, तो बाकायदा आपको ये पूरा पूरा आंसर ही बताइए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाउ विल अ कॉपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज, कैसे कैसे आपका रिकॉर्ड होगा। तो इसकी तो पूरा पूरा है आपके पास, इसको आप अपने आप लिखाओगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, briefly explain the provision enforced by the company when a charge created before 2000, जो 2/11/18 से पहले का है, अगर वो हमने रजिस्टर नहीं कराया विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो मैंने कहा था ना, नो डाउट आफ्टर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये भी याद करना पड़ेगा। क्या, अगर 2/11, आप पूरा चार्ट बना के आ सकते हो इस वाले केस में कि अगर 2/11/18 से पहले वाले केस हैं तो पहले 30 डेज दिए जाएंगे, फिर 300 डेज दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो 2/11/18 के बाद आपको 6 मंथ्स दिए जाएंगे। पहले वो चार्ट लिख कर फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इनका आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है यार, पक्का। पर ये बस क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर कोई चार्ज बिफोर 2/11/18 का है तो कैसे कैसे स्टेप होते हैं। इसने लिखा भी हुआ है 300 डेज होते हैं, और फिर लिखा है विद इन 6 मंथ। अगर 300 डेज के अंदर भी नहीं हुआ तो इट शैल बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम 2/11/18। और जो फीस है वो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी के लिए अलग अलग फ़ीस है, पक्का। तो पहले के 2 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आपने अटैम्प्ट कर लिए होते, दोनों मेरी थ्योरी में कवर अप थे। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया, बताओ क्या चार्ज होता है एंड क्या पनिशमेंट होती है। बात ख़त्म। पनिशमेंट हमें याद करनी है, अगर पीछे कभी किसी केस स्टडी में पेनल्टी दी होंगी ना तो ही याद करनी है, अदरवाइज़ पेनल्टी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पेनल्टी एग्ज़ाम में नहीं पूछता। तो चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी डेफिनेशन जो आपको याद है वो आप मतलब कहीं ना कहीं अटैम्प्ट कर सकते हो। चार्ज वर्ड सेक्शन 216 में डिफाइंड है, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह। पनिशमेंट क्या है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86, अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया चार्ज को रजिस्टर कराने में तो पेनल्टी होगी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, प्लस हर एक डिफ़ॉल्टिंग, मतलब ये जो पेनल्टी ये तो कंपनी के ऊपर हो गई। डन। और हर एक डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर जो कंपनी के ऑफिसर हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह, और हर एक जो डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है उन्हें उन पे भी कहता है हर एक जो डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है उस पर भी आपका फ़ाइन लगेगा, मतलब उस पर आपका जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ्स, और मैक्सिमम उस पर 25,000 तक का फ़ाइन हो सकता है, पक्का। फर्दर अगर कोई इंसान विलफुली जानबूझ के कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो आपके ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी लग सकती है, जो कि पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है। अभी आप लोग ना प्रोस्पेक्टस चैप्टर करोगे, वहाँ आपको सेक्शन 447 ना अच्छे से इलेबोरेट किया जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ तो आप खाली सेक्शन याद कर सकते हो। क्या, अगर कंपनी ने टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको कंपनी को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है। हर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर पे 10 लाख मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या कम से कम 25,000 का फ़ाइन और मैक्सिमम 1 लाख तक का, या दोनों काम हो सकते हैं। प्लस किसी इंसान ने जानबूझ के ये काम किया है, किसी इन्फॉर्मेशन को फॉल्स बताया या फिर नोइंगली सप्रेस किया, सप्रेस मतलब दबाया, कुछ इंपॉर्टेंट कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया, दबाया, तो उस पर पेनल्टी हो सकती है सेक्शन 447 की, जो कि आपका फ्रॉड से कनेक्टेड है। सर ये सेक्शन 447 क्या है मेरे बेटू, अभी आप आगे करोगे वहाँ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगला है, कहता है एक आपका आर सोप कंपनी है
उन्होंने आपका रियलाइज़ किया ऑन 2 मई को कि एक चार्ज जो क्रिएट हुआ था 12 मार्च को इन फेवर ऑफ अ बैंक, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। वॉट प्रोसीजर शुड द कंपनी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर? तो पहला क्वेश्चन तो ये है, तो मैं पहले लिखूँगा क्या, ये जो चार्ज क्रिएट हुआ था, मैं पता लिखूँगा फर्स्टली देर आर टू प्रोसीजर्स और टू वे in which a charge have to be recorded. One, if the charge is registered before 2011-18 और एक after 2011-18. Because in the respective case, जो हमारा केस है वो 12 मार्च 19 का है, मतलब 2/11/18 के बाद का केस है, तो वहाँ क्या होता है, अगर 30 दिन में नहीं कराया तो अगले 30 दिन में कराना होगा विद एडिशनल फीस, और अगर वो भी ख़त्म हो गया तो आपको अगले 60 डेज़ में कराना होता है विद एड वेलोरम फीस। पक्का? और फिर मैं केस, मतलब पहले आप पूरा लॉ लिख कर आते हो, उसमें केस की बात नहीं होती है, पहले पूरा लॉ लिख कर आओगे कि ये वाला जो केस है ये आफ्टर 2/11/18 का है, इसमें ये है कि 30 दिन में नहीं कराया तो अगले 30 दिन में विद एडिशनल फीस, उसके बाद नहीं कराया तो एड वेलोरम फीस। एड वेलोरम मतलब वैल्यू के हिसाब से पेनल्टी चार्ज होगी या फीस चार्ज होगी। 12 मार्च को कराया था तो इसके 30 दिन तो हो गए 12 अप्रैल, फिर फर्दर 30 दिन 12 मई, पर 2 मई को पता चला, तो अगर 2 मई को कराने जाएंगे तो खाली एडिशनल फ़ीस लगेगी। पर अगर 7 जून को कराया, मतलब 12 मार्च, मतलब हमारा 60 डेज़ वाला केस आ गया, तो एड वेलोरम फीस लगेगी। ओके, मैं इनसे अच्छा लिख कर आऊँगा, पूरी कहानी बता के आऊँगा कि 2 तरीके होते हैं, 2/11/18 से पहले वाले का अलग होता है, इसका अलग। अब ये क्योंकि हमारा केस 2/11/18 से बाद वाला है तो उसका प्रोसीजर ये होता है। फिर पहले का आंसर ये होगा। सेकंड का आंसर है वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट अगर 7 जून को, हाँ भैया डिफरेंट होगा कि वहाँ पेनल्टी जो होगी एड वेलोरम के हिसाब से होगी। बाकायदा इनका आंसर देखो, इसने कहा इफ़ द कंपनी रियलाइज इट्स मिस्टेक ऑन 7 जून, तो 60 डेज एक्सपायर हो गए हैं, तो अनदर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी 60 दिन की आपको एड वेलोरम फीस के साथ। सिंस द फर्स्ट 60 डे हैव एक्सपायर्ड ऑन 11th मई, तो जो अच्छा एक चीज़, 11th मई को 60 दिन ख़त्म हो रहे हैं, एक दिन पहले, हमेशा ध्यान रखना साल एक दिन पहले एंड होता है। 12 मार्च 2019 था, तो 60 दिन कब एंड हो रहे हैं, 11 मई 2019। ओके होना पक्का? जैसे आपका 12 मार्च था तो पहला मंथ कब एंड होगा, 11 अप्रैल, अगला 11 मई, तो 11 मई को तो रेन्यू को अभी भी रजिस्टर करा सकते हैं 60 डेज़ फ्रॉम 11 मई। उसके लिए एड वेलोरम के हिसाब से फ़ीस पे करनी होगी। नाउ द कंपनी एप्लीकेशन फिर देगा आरओसी को विद सफिशिएंट कॉज। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जाओगे देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट कॉज, तभी वो आपके चार्ज को रजिस्टर करेगा, अगर अदरवाइज वो आपके चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगा। डन? तो ऐसे लिख कर आओगे, पहले पूरा लॉ और फिर नीचे कंक्लूजन की बात होती है। और बेटा बार बार कह रहा हूँ, मेरा अभी लिखवाने पे मेन मकसद नहीं है, अभी तो मेन मैं आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। ओके डन? क्वेश्चन 4 तक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 5, 6 और 7 कवर अप कर रहा हूँ। ओके।